संबंध में मिथ की धारणा और उसके प्राचीन इतिहास के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि आज का इजराइल एक स्वतंत्र देश और शक्तिशाली कैसे बन पाया। तो ये टॉपिक्स आरंभ करने से पहले एक बार फिर से हम लोग इजराइल का मानचित्र देख लें ताकि समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो ये जो रेड कलर से घिरा हुआ यूं जो है आकार का, यही जो है आज का इजराइल है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था कि इजराइल का 3 महत्वपूर्ण नगर है। एक तेल अवीव जो कि उसका औद्योगिक शहर है, दूसरा उसका हाइफा जो कि एक बंदरगाह शहर है, और तीसरा जेरूशलम जो कि उसका धार्मिक शहर है और आज के डेट में वो इसको अपनी राजधानी भी घोषित करता है। और यह भी हम लोगों ने देखा था कि इजराइल के पश्चिम में भूमध्य सागर है, पूरब में ये जो ग्रीन कलर से यहाँ तक ये लाइन है, ये जॉर्डन नदी है। गोलन पहाड़ी से लेकर के नीचे में मृत सागर तक यह फैली हुई नदी है। और पूरब में एक देश के रूप में जॉर्डन है, दक्षिण पश्चिम में एक देश के रूप में मिस्र है, उत्तर में लेबनान है, उत्तर पूरब में सीरिया है, और सीरिया का ही ये जो देख रहे हैं ग्रीन आकार से घिरा हुआ कलर से, वो जो है गोलान हाइट मतलब गोलान पहाड़ी है। इसके अलावा उसके आसपास के देशों में इधर जो है पूरब दक्षिण साइड में सऊदी अरब है, यहाँ पूरब साइड में इराक है, उसके ऊपर में ईरान है, और लेबनान के ऊपर में टर्की है। तो ये उसका जो है भौगोलिक संरचना है। अब हम लोग अपने मूल टॉपिक्स पर आते हैं कि इजराइल एक स्वतंत्र और शक्तिशाली देश कैसे बन पाता है। तो इस टॉपिक्स को समझने के लिए हम इसको 10-12 पार्ट में बांट करके देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। पहला है कि इजराइल के लिए आधुनिक काल में क्या प्रयास होता है, दूसरा है कि प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और मैंडेट सिस्टम क्या होता है, तीसरा है कि राष्ट्रवादी भावना का उदय, चौथा बाल्फोर डिक्लेरेशन, उसके बाद पलायन तेज है, ब्रिटेन की घोषणा है, यूएन का फैसला है, यहूदियों की घोषणा है, नमा में 1948 का युद्ध है, फिर है इजराइल सक्षम कैसे हो पाया, उसके बाद 11वां है 1967 का युद्ध और 12वां है 1973 का युद्ध। तो यहाँ तक देखने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करें कि इजराइल के लिए प्रयास। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि यहूदियों की धारणा है कि जब पूर्वी रोमन का अरब की धरती इजराइल के आसपास के इलाकों पर कब्जा हुआ तो रोमनों ने जो है यहूदियों का जो सबसे पवित्र मंदिर था सोलोमन मंदिर, उसको नष्ट कर दिया और यहूदियों के साथ काफी अत्याचार का व्यवहार किया। नतीजा ये हुआ कि यहूदियों को फिलिस्तीन अरब की धरती से भाग करके दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर के शरण लेना पड़ा, जिसमें कि अधिकांश यूरोप में पहुंचा और जो है उसके बाद अमेरिका और शेष इधर उधर। तो ये जो है प्राचीन काल के संबंध में मतलब यहूदियों का अपने प्राचीन काल के इतिहास के संबंध में धारणा रही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अब देखें कि आधुनिक काल में इजराइल के लिए क्या और कैसे प्रयास होता है। तो इस टॉपिक्स पर इस पार्ट पर आने से पहले एक बात हम लोग ये जान लें कि यहूदियों के बारे में पूरी दुनिया में 2-3 जो है कुछ ऐसा फैक्ट रहा है या कहें कि विशेषता रहा है, चाहे वो फैक्ट या विशेषता आप उसको मिथक समझें या भ्रम समझें, जो भी समझें, तो 2-3 बातें यहूदियों के बारे में पूरी दुनिया में प्रचलित रहा है। पहली बात क्या है, तो पहली बात यह है कि यहूदी दिमागी तौर से काफी तेज होते हैं, उनमें प्रतिभा काफी होती है। दूसरी बात कि यहूदी काफी मेहनती होते हैं, काफी संघर्षशील होते हैं, और तीसरी बात कि यहूदी काफी विश्वासघाती होते हैं, वो इतने अविश्वसनीय होते हैं कि उन पर कहीं से यकीन नहीं किया जा सकता है। ये 2-3 तरह की धारणाएं पूरे विश्व में यहूदियों के संबंध में प्रचलित रहा। हालांकि हम लोग यह जानते हैं कि यहूदी समाज ने पूरे विश्व को एक से एक महानतम विभूति
विभूति भी दिया है जिसका कर्ज मानव समाज संभवतः कभी चुका नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए हम जान लें कि आइंस्टीन भी एक यहूदी थे। कार्ल मार्क्स जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया और वो भी यहूदी थे। उसके बाद जो है पाब्लो निकासो, वो भी जो है एक यहूदी थे, लेकिन दुनिया के फेमस चित्रकार साबित हुए। और जो है एंजेलो जैसे कलाकार भी यहूदी थे। तो बहुत सारी प्रतिभाएं यहूदियों ने दुनिया को दी, लेकिन उनके बारे में जो धारणा प्रचलित रही कि वे काफी अविश्वासी और विश्वासघाती होते हैं, इसके चलते पूरी दुनिया में यहूदियों के साथ काफी अपमानजनक व्यवहार होता रहा। आप यहूदियों के संबंध में जो धारणाएं पूरी दुनिया में प्रचलित रही, उसकी तुलना भारत और बिहार के कुछ समुदाय से भी आप कर सकते हैं कि उनकी भारत में खास करके महाराष्ट्र में एक ऐसा समुदाय है, बिहार में भी कुछ ऐसा समुदाय है जिसके बारे में काफी जो है आपको कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो कि बेहतर नहीं कहा जा सकता। तो उसी ढंग की धारणा जो है यहूदियों के साथ रहा। तो ये गलत जो धारणा रहा, उसके चलते पूरी दुनिया में यहूदी लोग अपमानित महसूस करते रहे। और दूसरी बात ये थी कि उनकी जो अपनी मिथकीय धारणाएं थी, मतलब क्या कि धार्मिक परंपरा के पर आधारित जो उनकी धारणा थी कि यहोवा ने हमारे पैगंबर अब्राहम से यह वादा किया था कि तुम्हारा एक अपना होमलैंड होगा, और वो होमलैंड कहां से कहां तक होगा, तो ये भूमध्य सागर से लेकर के जॉर्डन नदी के बीच, मतलब उनका एक देश होगा। तो एक देश के प्रति इस अपमानजनक व्यवहार के चलते यहूदियों के बीच धारणाएं और मजबूत होती गई, मतलब क्या कि बलवती होती गई अपने एक देश की स्थापना के लिए। और उसका नतीजा क्या होता है कि आपको 29 अगस्त 1897 आता है। इस दिन क्या होता है कि यूरोप की धरती पर एक पेशे से पत्रकार थे थियोडोर हर्जेल। तो थियोडोर हर्जेल ने एक संगठन बना रखा था यहूदियों का, वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने एक मीटिंग बुलाया। हालांकि यह मीटिंग पहले प्रस्तावित था जर्मनी में, लेकिन यहूदियों के बीच ही आपसी विवाद के चलते वह मीटिंग जर्मनी में न बुला करके स्विट्जरलैंड के एक शहर वेसेल में बुलाया गया। और वेसेल में जो वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पहला मीटिंग हुआ, उसी को फर्स्ट जायनिस्ट कांग्रेस भी कहा गया। तो ये जो कांग्रेस हुआ, उसमें जो है मुख्य रूप से 2 फैसला लिया जो है आयोजकों ने। पहला फैसला क्या लिया कि यहूदियों का अपना एक देश होना चाहिए, और वो देश वही होना चाहिए जो प्रोमिस्ड लैंड के रूप में हम लोग जानते हैं। मतलब यहोवा ने अब्राहम से जो वादा किया था कि भूमध्य सागर से लेकर के जॉर्डन नदी के बीच वाले के इलाके में तुम्हारा एक देश होगा। पहला फैसला ये हुआ। दूसरा फैसला ये हुआ कि पूरी दुनिया से यहूदी लोग जो है इस फिलिस्तीन वाले इलाके, मतलब इस क्षेत्र में पहुंचे और वहां जमीन खरीद करके बसना शुरू कर दें। ये मुख्य रूप से 2 फैसला हुआ। हालांकि उसी सम्मेलन में कुछ जो है यहूदियों ने यह सवाल उठाया कि साहब वो जमीन तो अब खाली नहीं है, वहां तो अरबी लोग बसे हुए हैं, और जो है वह इलाका जो है वह उस इलाके पर अब टर्की साम्राज्य जो उस्मानिया सल्तनत था, मतलब जिसको ओटोमन साम्राज्य कहते हैं, उसका शासन है। तो फिर हम लोग वहां जाकर के बस कैसे सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आयोजकों पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब सवाल उठता है कि जो 2 फैसला लिया, प्रथम जो है सो कांग्रेस में यहूदियों ने, उसको लागू कैसे किया जाएगा। तो लागू करने के लिए 1901 आता है, का वर्ष आता है। इस वर्ष यहूदियों ने फैसला लिया कि हम अपने फैसले को लागू करने के लिए जो है एक फंड का जो है सो गठन करें। तो उसके लिए एक फंड का उन लोगों ने गठन किया जिसका नाम रखा जूइश नेशनल फंड।
और एक इस फंड का गठन करने के बाद आयोजकों ने पूरी दुनिया के अमीर और समृद्ध यहूदियों से यह अपील किया कि आप लोग इस फंड में योगदान करें, अनुदान दें, चंदा दें, ताकि पूरी दुनिया के सताए हुए यहूदी फिलिस्तीन अरब की धरती पर जा करके वहां जमीन खरीद करके बस सके। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया के अमीर यहूदियों ने उसमें काफी दान करना शुरू कर दिया, और जब दान करना शुरू कर दिया तो यहूदी लोग पूरी दुनिया से पलायन करके अरब की धरती फिलिस्तीन जा करके जमीन खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक नोट करने की बात यह है कि इन यहूदियों के लिए इस फिलिस्तीन वाले इलाके में सर्वाधिक कोई अगर पवित्र धरती थी तो वो जेरूसलम था। बसना चाहिए था वहां जाकर के, लेकिन ये लोग फिलिस्तीन जो पहुंचते हैं तो जेरूसलम के इलाके में जाकर के नहीं बसते हैं, बल्कि वैसे इलाके में जाकर के ये लोग बसना शुरू करते हैं जो इलाका कृषि योग्य था। और कृषि योग्य वाले इलाके में जाकर के चाहे तो ये लोग भूमि खरीदते हैं या संभव हो पाता है तो कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर उनकी जो है सो समझ के स्तर का दाद देना होगा कि धार्मिक भावना में वो नहीं बहते हैं, बल्कि वो यह समझते हैं कि आगे जो है जिस अभियान के लिए हम लोग यहाँ आए हैं उसको पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से हमें परमानेंटली मजबूत होना होगा। और यही वजह है कि वो कृषि योग्य वाले इलाके में जाकर के जमीन हथिया करके वहां बसना शुरू करते हैं, ताकि खेती के माध्यम से वो अपनी आर्थिक अवस्था को मजबूत करते जाएं। तो ये काम जो है सो उन्होंने किया, और ये जो अभियान उन्होंने किया तो इसका नाम उन लोगों ने आलिया रखा। मतलब क्या, यहूदियों का लहर कि पूरी दुनिया से यहूदी लोग वहां जाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये तो प्रयास पहला हुआ इजराइल के लिए, लेकिन जो ये अभियान जो चल ही रहा था तब जाकर के क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू होता है तो हम जानते हैं कि युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्रों के बीच चला था। तो प्रथम युद्ध जो हुआ प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध हम लोग जानते हैं कि हो पाता है 1914 से लेकर के आपको 18 तक। और इसमें क्या रहता है कि ध्रुव राष्ट्र का जर्मनी है नेता और मित्र राष्ट्र का ब्रिटेन है। तो तुर्की जो था वो जर्मनी के साथ था। तो ये जो है सो आपको घटना होता है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जब होता है तो हम जानते हैं कि जर्मनी के साथ तुर्की की भी हार हो गई। मतलब क्या है कि ब्रिटेन और मित्र राष्ट्र जो है आपको विजय साबित हुए। तो विजय के बाद जो है क्या किया मित्र राष्ट्रों ने कि ये जो अरब का इलाका जो कि तुर्की साम्राज्य के अधीन था, उन इलाकों को उन लोगों ने 6 भागों में बांट दिया। 6 भागों में किसको किसको बांटा, तो 6 भागों में जो बांटा उन लोगों ने, तो 1 नंबर में तुर्की को बांटा, 2 नंबर लेबनान बनाया, तीसरा सीरिया बनाया, चौथा इराक बनाया, 5वां ट्रांसजॉर्डन बनाया, और ये जो इलाका छठा है इसको उन्होंने फिलिस्तीन का नाम दिया। तो ये 6 भागों में उन लोगों ने जो है सो बांट दिया इस अरब का वो इलाका जिस पर तुर्की का कभी कब्जा था। तो यहाँ पर एक नोटेड बात यह है कि विश्व के इतिहास में पहली बार फिलिस्तीन एक क्षेत्र के रूप में सामने आता है, एक देश के रूप में सामने आता है। और यह जो देश का जो भूगोल बनाया गया इन साम्राज्यवादी देशों के द्वारा, वो भूगोल वही था जो कि यहोवा ने पैगंबर अब्राहम को प्रोमिस्ड लैंड के रूप में बताया था। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ब्रिटेन और उसके सहयोगी साम्राज्यवादी देश थे, उन्होंने अपना साजिश यहीं से आरंभ कर दिया ताकि आगे चल करके ये अरब का इलाका अशांत रहे और उनको अपना मंसूबा पूरा करने का भविष्य में मौका मिलता है।
तो ये जो है फिलिस्तीन को जो है सो ये 6 भागों में जो इस इलाके को बांटा, उसमें से एक फिलिस्तीन का भी नामकरण रखा। और ये जब हुआ तो उसके बाद जो है एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और मैंडेट सिस्टम इसी के साथ आता है। विजेता देशों ने आपस में ये फैसला लिया कि ये जो 6 पार्ट में अरब के इलाके को हमने बांटा है, 6 इलाके का अलग अलग एक देश जिम्मेदारी ले ले, मतलब ट्रस्टी बन जाए। और जो है तो ये जो ट्रस्टी बना दिया गया अलग अलग देशों को इन 6 क्षेत्रों का, यही जो सिस्टम हुआ वही मैंडेट सिस्टम कहलाता है। तो ब्रिटेन के ये फिलिस्तीन का मैंडेट मिला ब्रिटेन को, और जिम्मेदारी इन 6 देशों को दिया गया कि भाई आप लोग को जो एक एक क्षेत्र मिला है मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत, उन क्षेत्रों में वहां के लोकल निवासियों को आप इस रूप में योग्य बना दें ताकि वो शासन संचालन के योग्य हो जाए, और जैसे ही वो लोग शासन संचालन के योग्य हो जाए उनके हाथ में उनका देश आप सौंप करके आप लोग अपने अपने देश वापस चले जाए। तो होता है तो ये तो जिम्मेवारी मिला, लेकिन होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या ये जो है सो फैसला लागू हो पाया? तो हम लोग क्या देखते हैं कि 5 क्षेत्रों में तो ये लागू हो पाया। मतलब क्या कि तुर्की, लेबनान, सीरिया, इराक और जॉर्डन में ये बातें लागू हो गई। लेकिन 6ठा जिसका मैंडेट मिला था ब्रिटेन को, वहां ये लागू नहीं हो पाया। तब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण था? तो इसका कारण वहां पर 2 था। पहला कारण जो था कि इस फिलिस्तीन वाले इलाके में अरबों की बहुत ज्यादा संख्या थी। अरब उसको यहाँ पर इस इलाके में कहा जाता है जो गैर यहूदी होते हैं। तो अरबों की बहुत ज्यादा यहाँ संख्या थी। और दूसरा जो कारण था कि इस समय तक आते आते यहूदियों ने अपनी समृद्धि और योग्यता के बल पर पूरी दुनिया की राजनीति में अच्छा प्रभाव डालना शुरू कर दिया था, खास करके यूरोप की राजनीति में। तो इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के जो उस समय प्रभावशाली और साम्राज्यवादी देश थे वो यहूदियों को नाराज करने में सक्षम नहीं थे। यही नतीजा होता है कि फिलिस्तीन में किसी लोकल मतलब वहां के लोकल निवासियों को अन्य सत्ता नहीं सौंपा गया। इस तरह से 1919 से ये फिलिस्तीन का इलाका जो है ब्रिटेन के शासन के अधीन हो जाता है। तो ये जो है आपको प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की घटनाएं होती हैं। उसके बाद आता है आपको राष्ट्रवादी भावना का उदय, तीसरा पॉइंट। तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो अरब की धरती पर एक नई हवा चल पड़ती है। वो नई हवा क्या है कि वहां राष्ट्रवादी भावना का उदय हो जाता है। और राष्ट्रवादी भावना का जब उदय होता है तो 2 कॉर्नर से 2 तरह की मांग शुरू हो जाती है। अरबों की ओर से यह मांग होने लगा कि भाई हमको एक स्वतंत्र देश के रूप में छोड़ करके आप लोग बांध जाए, अपने अपने देश चले जाएं, मतलब हमको एक स्वतंत्र देश बना दें। अरबों की यह जो है सो मांग उठ गई। दूसरी तरफ यहूदियों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारे लिए भी एक होमलैंड का निर्माण जेरूसलम में कर दिया जाए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर वो लोग इजराइल की मांग नहीं करते हैं होमलैंड के रूप में, बल्कि जेरूसलम जो कि उसकी नजर में धार्मिक महत्व का इलाका था, उस वहां की मांग करता है ये लोग कि जेरूसलम को एक होमलैंड यहूदियों के लिए बना दिया जाए। तो ये जो है राष्ट्रवादी भावना का उदय वहां पर होता है प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते होते। उसके बाद तब चौथा पॉइंट आता है बालफोर डिक्लेरेशन 1917। तो होता क्या है कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के विभिन्न इलाकों से मदद पाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वादा करना शुरू कर दिया था। उसका उदाहरण हम लोग अपने भारत के इतिहास में भी देखते हैं कि अंग्रेजों ने कांग्रेस से मदद लेने के लिए कांग्रेस को यह एहसास करा दिया था
कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त जब होगा तो हम आपके स्वशासन के बारे में कुछ सोच सकते हैं। नतीजा क्या है कि गांधी जी ने जो है कांग्रेस की ओर से समर्थन देने की घोषणा कर दी प्रथम विश्व युद्ध में, और मुस्लिम लीग समर्थन देने के लिए तैयार नहीं था। कारण था कि ये जो तुर्की जिसके खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन था, तो तुर्की का जो उस समय सुल्तान शासक होता था वो दूसरी तरफ पूरी दुनिया के इस्लाम के मानने वालों का धर्मगुरु भी होता था, खलीफा भी होता था। तो इसके चलते मुस्लिम लोग अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुस्लिम लीग के साथ भी उन्होंने यह समझौता किया भारत में अंग्रेजों ने कि भाई तुर्की हारे या जीते प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन जो है ब्रिटेन तुर्की के खलीफा के साथ किसी ढंग का कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं करेगा। इस तरह से मुस्लिम लीग का भी उसने समर्थन प्राप्त किया था प्रथम विश्व युद्ध में। उसी तरह से आपको अरब की धरती पर और यूरोप में, क्योंकि यूरोप में भी बहुत बड़ी संख्या में यहूदी आबादी थी, 1,30,00,000 के आसपास यहूदी यूरोप में रह रहे थे। तो यहूदियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने 1917 में यहूदियों के साथ ब्रिटेन में एक समझौता किया, जो समझौता बाल्फोर समझौता 1917 कहलाता है। और उस समझौते की शर्तों की घोषणा करते हुए ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स बाल्फोर ने 1917 में घोषणा किया कि यदि प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य मतलब कि तुर्की का उस्मानिया साम्राज्य पराजित होता है और ब्रिटेन विजयी होता है, तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक देश इजराइल को स्थापित ब्रिटेन करने में मदद करेगा। तो ये जो घोषणा किया वही घोषणा बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 कहलाता है। इसका नतीजा हुआ कि यहूदियों का प्रथम विश्व युद्ध में भारत की तरह ही समर्थन मिल गया अंग्रेजों को। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने ये वादा पूरा नहीं किया। वादा पूरा नहीं किया मतलब क्या कि इन यहूदियों के लिए फिलिस्तीन के इलाके में एक स्वतंत्र देश बना करके नहीं दिया यहूदियों को। तो जब नहीं दिया तो सवाल यह उठता है कि तब क्या हुआ। तो उसके बाद चूंकि अंग्रेज लोग जो है काफी षड्यंत्रकारी हुआ करते थे, चूंकि वो साम्राज्यवादी विचारधारा से ग्रसित थे, तो इसलिए किसी न किसी रूप में हर इलाके में अपनी सत्ता स्थापित करके रखना चाहते थे। उसका नतीजा क्या होता है कि वो लोग यहूदियों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए यह कहते हैं कि साहब देखिए, अभी फिलिस्तीन में आपके लिए हम एक स्वतंत्र देश बना करके नहीं दे सकते हैं। उसका वजह यह है कि फिलिस्तीन में बहुसंख्यक आबादी अरबों की है, आप लोग बहुत कम संख्या में हैं। अगर हम वहाँ आपके लिए एक देश बना देंगे तो वहाँ गृहयुद्ध की अवस्था पैदा हो जाएगी और उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और साथ में अंग्रेजों ने यहूदियों को एक और आश्वासन दिया कि अभी तो हम आपको एक स्वतंत्र देश नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो है हम यहूदियों को चाहे वह दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसको फिलिस्तीन पहुंचने और वहां बसने में हम मदद कर सकते हैं। ये काम हम आपके लिए अभी कर सकते हैं। तो उसी का नतीजा हुआ कि अंग्रेजों ने मतलब ब्रिटेन ने पूरी दुनिया से यहूदियों को फिलिस्तीन के इलाके में पहुंचाने में काफी हेल्प किया, काफी मदद किया। और जब ये होने लगा तो 1920 के बाद यहाँ पर जो है काफी तेजी से यहूदी पूरी दुनिया से आने लगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि पहली बार इस फिलिस्तीन या अरब के इलाके में पहली बार यहूदी भर से जो है अरबी संघर्ष आरंभ हो गया। क्योंकि जो है सो टिड्डी दल की तरह जो पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ पहुंचने लगे, तो वहाँ के जो मूल निवासी अरबी लोग थे, चाहे वो मुसलमान हो या यहूदी हो, उन लोगों ने जो है यहूदियों के साथ संघर्ष आरंभ कर दिया कि ये हमारी धरती पर इस ढंग से आकर के रहना शुरू कर रहा है। नतीजा क्या हुआ कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो गई और जिसको संभालना अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल होने लगा। तब जाकर के
होता क्या है कि 1930 जब आता है तो अंग्रेजों ने जो 1919-20 में यहूदियों को यह सुविधा दिया था कि आप पूरी दुनिया से पलायन करके फिलिस्तीन के इलाके में जाएं और बसे, उस काम में हम आपको मदद करेंगे, इसको रोक देता है 1930 में कि अब दुनिया में कहीं से भी कोई यहूदी फिलिस्तीन जाकर के नहीं बस सकता। इसका नतीजा क्या होता है कि यहूदी लोग इसको विश्वासघात समझते हैं अपने साथ। ठीक आप उसकी तुलना आप भारत के इतिहास से करें कि जैसे कांग्रेस को यह एहसास कराया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो आपको हम स्वशासन के लिए कुछ सुविधा दे सकते हैं, और मुस्लिम लीग को कहा गया था कि जो है खलीफा के साथ किसी ढंग का अपमानजनक व्यवहार नहीं होगा। लेकिन जब विश्व युद्ध हुआ और 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना, जिसको कि हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, तो वो जो एक्ट बना तो भारतीयों को स्वशासन की सुविधा मिलेगा, इन बातों का कोई उल्लेख नहीं था। इसके चलते कांग्रेस विरोध में गया और जाकर के गांधी जी विरोध में गए और वो संयुक्त आंदोलन शुरू कर दिया, और तुर्की के खलीफा के साम्राज्य को जो तहस नहस करके 6 भागों में बांट दिया गया था, उसके विरोध में मुस्लिम लीग गया और खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। तो वैसे ही जब 1930 में अंग्रेजों ने पलायन की सुविधा बंद कर दिया यहूदियों के लिए आपको इजराइल जाने के संबंध में, तो यहूदी नौजवान जो थे वो विरोध में जाने लगे और वो मिलिटेंट बनने लगे। कहने का मतलब क्या कि यहूदी नौजवान अब एक तरफ अरबों का विरोधी हो गया तो दूसरी तरफ जो है अंग्रेजों का विरोधी हो गया, और वो हथियारबंद होकर के लड़ने के लिए मैदान में आ गए। तो ये अवस्था चलने लगा। और इसी दरमियान जो है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यहूदियों के इतिहास में घटता है कि यह वही समय है 1930 के दशक के आसपास का जो समय है, पूरी दुनिया में तानाशाहों और फासिस्टों के उदय का काल है। हम क्या देखते हैं कि इसी समय इटली में जो है सो आपको मुसोलिनी का उदय होता है, और जर्मनी में हिटलर का उदय होता है, जापान में तोजो का उदय होता है, और ये तीनों जो थे वो राक्षसी शक्ति के प्रतीक थे, और इन्हीं लोगों के चलते द्वितीय विश्व युद्ध भी आरंभ हुआ था, और ये लोग नस्ल जो है सो भेदी लोग थे। हिटलर की यह समझ थी कि यहूदी पर कहीं से कभी भी किसी भी रूप में किसी भी तरह का विश्वास नहीं किया जा सकता है, और जर्मनी के पतन के लिए यही यहूदी जिम्मेवार है। इसलिए इन यहूदियों का सफाया करना बेहद जरूरी है। नतीजा क्या है कि हिटलर यहूदियों के सर्वनाश पर उतर गया, और हम लोग जानते हैं कि उस समय यूरोप में 1,30,00,000 यहूदी थे। उसमें से 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चैम्बर में डाल करके मार डाला, जिसमें से कि 15 लाख तो केवल बच्चे थे। तो ये जो है इतना बड़ा विभत्स अत्याचार यूरोप की धरती पर हिटलर और उसके सहयोगियों ने करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या होता है कि कानूनी गैर कानूनी गिरते पड़ते किसी भी तरह से यहूदी लोग जो थे वो भाग भाग करके आपको प्रतिबंध लागू होने के बावजूद भी आप फिलिस्तीन पहुंचने लगे। और जब फिलिस्तीन इस तरह से यहूदी लोग पहुंचने लगे तो नतीजा क्या है कि अरबों और यहूदियों के बीच संघर्ष और तेज होने लगा, और जब और तेज होने लगा तब अंग्रेज मतलब ब्रिटेन के लिए इस इलाके में कानून व्यवस्था को संभाल करके रखना बहुत मुश्किल होने लगा। नतीजा क्या होता है कि 1937 आता है, और 1937 आते आते अंग्रेजों को यह यकीन हो गया कि अब इस इलाके पर शासन चलाना हमारे बस की बात नहीं है। नतीजा क्या होता है कि 1937 में अंग्रेज फैसला लेता है कि इस फिलिस्तीन के इलाके को 2 भागों में बांट दिया जाए, और एक भाग अरबों को दे दिया जाए और दूसरा भाग यहूदियों को दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों की यह घोषणा व्यवहार में लागू नहीं हो पाई, क्योंकि इस घोषणा का प्रबल विरोध होने लगा। और जब प्रबल विरोध होने लगा तो समय जब थोड़ा और गुजरा तो 1947 आते आते अंग्रेजों के बस से बाहर की बात हो गई इस इलाके पर शासन करना।
कारण कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक, इस युद्ध में ब्रिटेन जो है विजय होने के बावजूद भी बुरी तरह से कमजोर हो गया था। वह अंदर से इतना खोखला हो गया था कि दुनिया के अब बहुत बड़े हिस्से पर शासन संचालन करना उसके बस की बात नहीं थी। जैसा कि हम लोग भारत में भी देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो अंग्रेजों को यह घोषणा करना पड़ा था कि अब हम भारत को छोड़ करके ब्रिटेन चले जाएंगे। वैसे ही 1947 आते आते अंग्रेजों ने वहां यह घोषणा कर दिया कि अब हम फिलिस्तीन पर शासन नहीं करेंगे, हम अब जो है अपने देश वापस जाते हैं और यहाँ जो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों और अरबों के बीच का जो मामला है, विवाद है, उस विवाद को हम संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी। तो नतीजा क्या होता है कि ब्रिटेन ने घोषणा कर दिया कि फिलिस्तीन के इलाके को हम छोड़ने जा रहे हैं और यहाँ जो विवाद का मामला है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हम पहुंचा देते हैं। और जब ये मामला हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब यह मामला जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है आपको फैसले ये मामला जाता है तो उसके बाद करता क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ कि फिलिस्तीन के इलाके को द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जो है बांटने की घोषणा करता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत जैसे कि भारत के संबंध में अंग्रेजों की समझ थी कि भारत को दो भागों में बांट देना है, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। तो ये जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था वही सिद्धांत यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ के लिए फैसला लिया। कुंज की जो है एक इलाका लगभग जो है 60% का इलाका यहूदियों के लिए, ये अरबों के लिए होगा, 40% का इलाके का आसपास जो है आपको यहूदियों के लिए होगा जो कि इजराइल होगा। तो ये फिलिस्तीन और इजराइल के बंटवारा का फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया। साथ ही कहा कि ये जो जेरूसलम है, क्योंकि यह तीनों ही धर्मों का पवित्र स्थल है, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि मुसलमानों की भी यह कर्म भूमि है, अंग्रेजों के मतलब ईसाई धर्म की भी यह कर्म भूमि है और यहूदी की तो यह जन्मभूमि है। तो इसके चलते दो धर्मों की कर्म भूमि और एक तीसरे धर्म की जन्मभूमि होने के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय शहर होगा और इसका देखभाल संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। तो ये जो है फैसला हुआ। इस फैसले को तुरंत जो है यहूदियों ने स्वीकार कर लिया और घोषणा कर दिया 14 मई 1948 जब आता है, 14 मई 1948 जब आया तो यहूदियों ने अपने लिए एक स्वतंत्र देश इजराइल की घोषणा कर दी। मतलब क्या है कि यह वो दिन है यहूदियों के लिए जिस दिन का सपना वो पिछले 4000 साल से देख रहा था कि हमारा एक होमलैंड होगा और वो जो होमलैंड होगा वो प्रोमिस्ड लैंड ही होगा। तो उसको साकार रूप यहूदियों ने किया 14 मई 1948।